नमस्कार, कैसे हैं? एक मैगज़ीन जो आपको दिख रही है, घटनासार, इसको आप करंट अफेयर के लिए फ़ॉलो करते हैं। ये मैगज़ीन जब आप पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? इसमें डिटेल में दिया होता है, प्री और मेंस दोनों के लिए साथ में लिखी जाती है। सारी बातें ध्यान में रखे हुए इसको लिखा जाता है। प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ऐसा क्या आप पढ़ लें कि आपके प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो? एमसीक्यू फॉर्म में हम आपके सामने इसको रखने जा रहे हैं। इसको करने के बाद में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेशनल जो न्यूज़ है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसको सबसे पहले हमने उठाया है। उसका पहला एपिसोड आपके सामने है। इसमें हम 82 टॉपिक्स पर 80 से ऊपर टॉपिक्स हैं और इससे ऊपर हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहले एपिसोड में जो 20 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वो आप पहले देखिए, समझिए और आपको यही पता चल जाएगा कि वास्तव में इससे बाहर कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। अरावली पर यह सवाल है, दिसंबर 2025 में दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? 4 मंत्रालयों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। कई बार क्योंकि खनन के लिए चर्चा में ये आया है, तो आप कहेंगे कि खनन मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कंफ्यूजन होगा। लेकिन ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अभी इस पे पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। जो ये घोषणा हुई है, ये 24 दिसंबर 2025 को हुई है। अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE को अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया। अब यहाँ पर देखिए, जब कोई भी क्षेत्र है और उसको आपको संरक्षित करना है, उसके बारे में आपको फिक्र है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जिम्मा दिया गया है ICFRE को। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा के तहत 100 मीटर की ऊंचाई वाली भू संरचना को मानक माना था, जिस पर वर्तमान में रोक लगा दी गई है। क्या कहा था? 100 मीटर। तो 100 मीटर ये आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत की बात करें तो सबसे प्राचीन बलित पर्वतों में से एक है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में यह विस्तृत है। कहां कहां पर? गुजरात में भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 शब्दों से मिलकर अरावली बना हुआ है। आरा का अर्थ होता है पर्वत चोटियां और वली का अर्थ होता है कतार, यानी कि कतार में पर्वत चोटियां। 670 से लगभग 992 किलोमीटर ये लंबी पूरी चोटियां हैं और ये प्रेटेरोजोइक युग में इनका निर्माण हुआ था। आज से लगभग 2.5 से 3.2 अरब वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था और प्लेट टेक्टोनिक, जो हमारी उथल पुथल प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो कहती है, उसी के तहत इनका निर्माण हुआ था और इनको अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी हम जानते हैं। एक सवाल इस पर और हम करेंगे। पारिस्थितिक संरक्षण के संदर्भ में उल्लेखित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। अब 1722 मीटर जो ये चोटी है, ये माउंट आबू, आप जान रहे हैं ना, माउंट आबू गुरु शिखर जो है, ये कहां पर स्थित है? माउंट आबू, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। अरावली का निर्माण मैंने आपको बताया है प्लेटोरोजोइक युग में लगभग 2.5 से 3.2 अरब वर्ष पहले हुआ था और यह श्रृंखला थार मरुस्थल के पूरब की ओर विस्तार को रोकने के लिए एक प्राकृतिक बाधा, नेचुरल बैरियर के रूप में कार्य करती है। देखिए, अरावली का महत्व क्या है? अरावली का महत्व बहुत अलग अलग तरीकों से आप देख सकते हैं। आप ये किसको केवल मानिए कि एक संरचना है, बस एक पहाड़ है ना? बनास, लूनी और साबरमती जैसी महत्वपूर्ण नदियां इसी पर्वत से निकलती हैं और ये उत्तर भारत में भूजल पुनर्भरण के लिए एक प्रमुख स्रोत है। अब क्योंकि मेंस की क्लास ये नहीं है, इसलिए हम उस तरीके की व्याख्या नहीं करेंगे जिससे रिवीजन आपका जल्दी हो जाए। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल पर हम चलते हैं। भारत ने 22 दिसंबर 2025 को किस देश के साथ FTA पर अंतिम सहमति व्यक्त की है? डेट भी यहां पर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये व्यापार और रोजगार को बढ़ाने के लिए किसके साथ हुआ है? न्यूजीलैंड के साथ। भारत ने किसके साथ किया है? न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों पर 100% आयात शुल्क खत्म कर देगा, यानी कि भारत के जो उत्पाद होंगे उन पर न्यूजीलैंड जब हम वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई भी आयात शुल्क नहीं लेगा। और ये पहला ऐसा समझौता है जिसमें भारत की ओर से वार्ता का नेतृत्व करने वाली सभी प्रमुख अधिकारी महिलाएं थीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी अधिकारी जो गई थी बात करने, वो सब क्या थी? महिलाएं थी। ठीक है। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, फोन पर बात करके, और ये बताया था कि समझौता वार्ता जो है हमारी ये पूर्ण हो गई है। भारत ने अपने डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दूध, पनीर और दही जैसे उत्पादों को शुल्क रियायत सूची से बाहर रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड अपने यहाँ भारत से आने वाले 100% उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म कर देगा, लेकिन
एक चीज ये भी आपको याद रखना है कि समझौते के तहत जिन उत्पादों को शुल्क रियायत सूची से बाहर रखा गया है उसमें डेयरी उत्पाद है, दूध है, क्रीम है, दही है, पनीर है, और पशु उत्पाद है, भेड़ का मांस उसमें छोड़ दिया जाए। सब्जी उत्पाद है जिसमें प्याज है, चना है, मटर है, मक्का है, चीनी है, कृत्रिम शहद है और वनस्पति तथा सूक्ष्म आधारित वसा तेल, ये सब शामिल है जिनको क्या किया गया है, जिनको बाहर रखा गया है, शुल्क रियायत सूची से बाहर रखा गया है। तो यहां पर जब सवाल बनेगा तो याद रखिएगा दूध, पनीर और दही जैसे उत्पाद ये बाहर हैं, और अगर भेड़ के मांस को छोड़ दिया जाए तो पशु उत्पाद भी बाहर है उससे, और सब्जियां जो मैंने आपको बताई हैं, प्याज, चना, मटर, मक्का, ये सब बाहर है। समझौते के तहत 5,000 भारतीय पेशेवरों के लिए सालाना 3 साल के वर्क वीजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है ना। अब एक चीज और देखिएगा, अभी जो हमारा एफटीए हुआ है उसमें आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड किसी भी एफटीए के तहत अपने सेबों पर शुल्क में छूट पाने वाला पहला देश बन गया है। अपने सेब पर छूट पाने वाला पहला देश। भारत में सेबों पर 50% आयात शुल्क लगता है जब सेब कहीं से आता है, लेकिन न्यूजीलैंड से अब सेब आएगा तो उस पर शुल्क नहीं लगेगा। तो ये पहला ऐसा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत में 150% शुल्क अंगूर से जो बनने वाली वाइन होती है उस पर लागू है, लेकिन न्यूजीलैंड की वाइन पर यह शुल्क समझौता लागू होने जैसे ये लागू हुआ 50% कम कर दिया गया, 100% ही केवल बचाया गया है ना। और बाकी आगे का जो 50% फिर इन्होंने कहा है कि हम क्रमिक तौर पर 10वें वर्ष में 50% और हम घटा देंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गुजरात को कितने वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट, बाघधारी राज्य के रूप में बहाल कर दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कितने सालों के बाद ऐसा किया गया है? तो ये हुआ है 33 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 33 वर्षों के बाद 26 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट इसको घोषित कर दिया गया। ये दाहोद जिले के रतन महल स्लॉथ बियर अभ्यारण्य में एक बाघ की निरंतर 10 महीने की उपस्थिति के आधार पर कहा गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रतन महल स्लॉथ बियर अभ्यारण्य है जहां पर एक बाघ निरंतर 10 महीने से पाया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो इसके कारण से 33 वर्षों के अंतराल के बाद ये स्थिति बहाल हुई है। अच्छा, अभी आपको से एक सवाल पूछ लिया जाए, ये स्थिति बहाल कौन करता है? तो ये स्थिति बहाल करता है एनसीटीए। एनसीटीए का मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर अथॉरिटी जो है वो करता है ना। रतन महल बाघ अभ्यारण्य, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम बार 1989 की बाघ जनगणना में ये शामिल हुआ था और 92 में इसी सूची से बाहर कर दिया गया था, और 92 से लेके अभी तक देखा जाए तो 33 वर्षों तक ये बाहर रहा है। एक प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ चला था 1973 में, और उसके तहत बाघों पर जो काम किया गया है तो सब आप जानते हैं, सामान्य सा प्रश्न है। मध्य प्रदेश भारत का प्रमुख टाइगर स्टेट है, ये भी आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं इस समय? आप ये प्रश्न का उत्तर हमारे दीजिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए जाते हैं? कमेंट करके बताइए, क्या मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? और अगर नहीं पाए जाते तो कहां पाए जाते हैं, इसको बताइएगा। अगला सवाल है, दिसंबर 30, 2025 को किस संस्था के ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर ने पहली सफल उड़ान भरी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। डीआरडीओ का है कि ये एचएएल का है, या फिर ये बीएल का है, या इंडियन एयरफोर्स का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। इसने ही डेवलप किया है ध्रुव NG हेलीकॉप्टर, और इसने 30 दिसंबर 2025 को पहली उड़ान भरी है। 5.5 टन वजनी है, दोहरे इंजन वाला है, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए इसको विकसित किया गया है। फ्रांस की कंपनी सॉफ्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहां की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, नाम क्या है? सॉफ्रॉन। इसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है, और 1H1C इंजन इसमें यूज किया गया है। जो उसकी शक्ति है वो 1H1C है, ऐसा इंजन इसमें यूज किया गया है। और ये हेलीकॉप्टर आधुनिक ग्लास कॉकपिट और उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम से लैस है। और HAL का अगर आपसे मुख्यालय का भी पूछ लिया जाए तो ये बेंगलुरु में स्थित है। वैसे इसकी निर्माण इकाइयां जैसे लखनऊ में भी HAL है ना, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो आप ध्यान रखिएगा, ये कहां पर? बेंगलुरु में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसे फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें
दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। ये हेलीकॉप्टर मेडिकल परिवहन के लिए काफी उपयुक्त माना जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर वीआईपी परिवहन के लिए काफी उपयुक्त माना जा रहा है, यानी कि काफी सेफ है ना, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं, और सॉफ्रॉन तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, बिल्कुल याद रखना है ये कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा अधिसूचित अगरबत्तियों के लिए पहले राष्ट्रीय मानक का कोड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये जो कोड रखा गया है, ये कोड है आपका IS 19412 2025, IS 19412 2025। अब आप पढ़ तो लेंगे इसको, लेकिन जरा सा कंफ्यूज करेगा। देखिए यहां पर अगर कंफ्यूजन का लेवल आप देखेंगे तो 19412 या फिर 21412 कैसे, तो आप जब क्वेश्चन करते हैं तभी ये तैयार होता है, इसीलिए क्वेश्चन फॉर्म में, MCQ फॉर्म में इसको देखना जरूरी होता है। BIS ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर अगरबत्तियों के लिए यही मानक अधिसूचित किया है। ठीक है, और इस मानक के तहत एलेथ्रिन, पारमेथ्रिन और फिप्रोनिल जैसे हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये उपयोग हो जाते थे अगरबत्ती निर्माण में, अब अगर ये मानक यूज किया जाएगा तो एलेथ्रिन, पारमेथ्रिन और ये फिप्रोनिल, इनका यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कीटनाशक है। और दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती का उत्पादक और निर्यातक देश है भारत, और इस मानक का उद्देश्य उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अब जैसे आप निर्यात भी कर रहे हैं और अगर बाहर भेज रहे हैं तो वहां पर मानकों के आधार पर आपको, और फिर आप अपने यहाँ भी चला रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होना ही चाहिए। BIS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसकी स्थापना मूलतः 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में ये हुई थी। ठीक है, अब वायु गुणवत्ता और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता था अगरबत्तियों के जलने के कारण, वो इसमें नहीं पहुंचेगा। अच्छा, दो तीन चीजें और हैं जो आप ध्यान रखिएगा। एक है डेल्टा मैथ्रिल, डेल्टा मैथ्रिल, इस पर भी बैन लगाया गया है। और एक है साइपर मैसरिन, साइपर मैसरिन, इस पर भी बैन लगाया गया है कि इसका भी उपयोग अगरबत्तियों में नहीं होना चाहिए। और ये जो रसायन है ये तंत्रिका तंत्र को, हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे खास बात है। और हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के साथ जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज है, मतलब श्वसन संबंधी जो जोखिम है, उनको ये बढ़ा देते हैं, है ना। और कई देशों में इनको प्रतिबंधित करके रखा गया है। कृत्रिम सुगंध जितनी भी आती है वो किसे, केमिकल से आती है, जिसमें बेंजिल साइनाइड का और एथाइल एक्रिलेट का, डाइफिनाइल एमीन का ये प्रयोग किया जाता है। तो डाइफिनाइल एमीन हो, चाहे एथाइल एक्रिलेट हो और चाहे बेंजिल साइनाइड हो, इन सब पर अब बैन लगाया जाएगा, है ना। और क्योंकि अगर बंद में अगर आप अगरबत्ती जला देते हैं और वो धुआं भर जाता है तो नुकसान बहुत पहुंचाता है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, और ये है IIT पटना, है ना। IIT पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये पहला ऐसा कंप्यूटर है जिसको बिहार के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किया गया है। ऐसा सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मतलब ये मत समझिएगा कि बिहार के लोग अभी तक कंप्यूटर नहीं यूज किए हैं, अरे बिहार के लोग बहुत आगे हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर परम रुद्र, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। 1991 में इसको सीडैक ने बनाया था, आप जानते हैं। और विजय पी भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके कई फैक्ट ऐसे जो कि आपको वहां पर भी नहीं मिलेंगे, आप जैसे घटनासारा पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी कई फैक्ट नहीं मिलेंगे, स्टैटिक जीके के तहत वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ चीजें हम ऐसी आपको बता रहे हैं जो जरूरी है जानना आपको। ठीक है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, लेकिन अगर बिहार के रूप में देखा जाए, बिहार स्टेट, तो परम रुद्र ये पहला सुपर कंप्यूटर है। और IIT ये पटना आप ध्यान रखेंगे। और इनका नाम विजय पी भाटकर, ये सुपर कंप्यूटिंग के जनक माने जाते हैं भारत में। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय संविधान का संथाली भाषा संस्करण किस लिपि में जारी किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 25 दिसंबर 2025 की ये बात है। और इसको जो जारी किया गया है वो ओल चिकी, किस रूप में जारी किया गया है? देखिए ओल चिकी ये लिपि है। किस लिपि में? ओल चिकी लिपि में जारी किया गया है। और ये संथाली भाषा के संविधान का विमोचन है, ये ध्यान रखना है। यानी कि ओल चिकी जो लिपि है वो किसकी है? संथाली भाषा की। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था, संथाली भाषा को। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा
वर्ष 1925 में ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप ये बता देंगे। और ये भाषा मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बोली जाती है। और मुंडा भाषाओं में से ये एक है, जो प्राचीन मुंडा भाषाएं हैं उनमें से एक इनको माना जाता है। यानी कि इसको ज्यादातर जनजातीय लोग यूज करते हैं, जनजातीय लोगों के द्वारा इसको बोला जाता है। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट आइला प्रणाली किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। तो इसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने, इसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। ये बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से, दो देश और ध्यान रखने हैं, डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक, आईआईटी दिल्ली और डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक, दुनिया की पहली ये एआई लैब असिस्टेंट है जिसका नाम है आइला। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जैसे जटिल उपकरणों को स्वयं संचालित करने और परिणामों का विश्लेषण करने में सक्षम है, जिसमें इंसानी भूल भी संभव है, मतलब इंसान भूल कर सकता है, उसको ये बहुत अच्छे से कर रही है। और ये एआई सिस्टम पूरे दिन के काम को केवल 7 से 10 मिनट में पूरा कर देता है। जो काम पूरा दिन आप करेंगे उसको ये 7 से 10 मिनट में पूरा कर दे रहा है। और ये महत्वपूर्ण शोध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। अभी ये जो वैज्ञानिक जर्नल है नेचर कम्युनिकेशन, उसमें ये शोध प्रकाशित हुआ है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, यहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आर्टिफिशियली अलाई इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, आर्टिफिशियली अलाई इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, ये इसका पूरा नाम है आइला। ठीक है, दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस क्षेत्र में स्थित है, जिसके लिए आईयूसीएन ने 2025 में मान्यता प्राप्त प्रस्ताव पारित किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दुनिया की भारत का, वो दुनिया की पहली थी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होता है कि दुनिया का कि भारत का। ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण है और आइला दुनिया की पहली थी। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कहां पर, किस क्षेत्र में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाक की खाड़ी। और पाक की खाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पर? पाक की खाड़ी। और पाक की खाड़ी आपका पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की पाक की खाड़ी में स्थित भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इसको मान्यता दी गई है। डुगोंग जो है ये आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में इसको जाना जाता है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में इसको रखा गया है। किस श्रेणी में? वल्नरेबल श्रेणी में इसको रखा गया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित एक शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है। क्या है? शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है। अब आप सोचिए, पूरी आबादी अगर देखी जाए इसकी केवल 200 पाई जा रही है। आईयूसीएन की सूची में क्यों शामिल है? ये रेड लिस्ट में, वल्नरेबल में ये वर्गीकृत है। 1972 का जो अनुसूची 1, 1972 जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, उसकी अनुसूची 1 के तहत इसको संरक्षित किया गया है। और भारत में ये मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाया जाता है। ठीक है, तो अभी जो है ये चर्चा में है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है, उसकी किस अनुसूची में ये है और आईयूसीएन की किस श्रेणी में ये है। तो रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहां पर विकसित किया जा रहा है? और ये भारत का पहला है और ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। राज्य के कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को इसमें क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। और इसमें पेंच, पन्ना, कान्हा और बांधवगढ़ ये प्रमुख टाइगर रिजर्व होंगे, जिसको 250 किलोमीटर लंबा गलियारा बना के जोड़ा जाएगा। ये गलियारा लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें राजस्थान का हिस्सा भी शामिल होगा, केवल मध्य प्रदेश का नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई रिजर्व हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में आते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान का भी एरिया इसमें आएगा। और मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या, अभी मैंने आपसे पूछा था कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो पता था कि अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो ये कहां पर है? यहां पर है, मध्य प्रदेश में।
ठीक है। इंटर स्टेट चीता या टाइगर कॉरिडोर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि एमपी में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसमें राजस्थान के हिस्से को भी शामिल किया गया है। अच्छा, ये जो परियोजना है इसको किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, संयुक्त प्रोजेक्ट किसका है, तो NHAI और NHAI के साथ जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, PWD, लोक निर्माण विभाग यही होता है ना, तो इसने मिलकर इसको डेवलप करने का निर्णय लिया है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब बाकी इससे क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ये तो आप जान ही रहे हैं, और बाघों के लिए सुरक्षित आवास मिलेगा। भारत और नीदरलैंड ने दिसंबर 2025 में किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? कांडला गुजरात, लोथल गुजरात, और अगला है मुंबई महाराष्ट्र, और फिर है कोच्चि केरल। अब ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत और नीदरलैंड ने यह समझौता किया है और कहां पर यह होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात। 21 दिसंबर 2025 को गुजरात के लोथल में NMHC के विकास के लिए समझौता हुआ है। NMHC के विकास के लिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अब लोथल जो चुना गया है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह और डॉकयार्ड है, गोदीवाड़ा है, और ये साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। नीदरलैंड को यूरोप का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ यूरोप। अब देखिए एक टर्म आया है NMHC, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, है ना। तो ये कहां पर, लोथल में, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। इसका विकास कहां पर, विरासत परिसर, इसका विकास कहां पर किया जा रहा है, लोथल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसकी इकाई 2 ने दिसंबर 2025 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की पहली वाणिज्यिक इकाई का परिचालन माना जा रहा है कि यह शुरू हुआ है। तो सबसे बड़ी किसको माना जा रहा है, यही है ना, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 मेगावाट। कितना हो जाएगा, 2000 मेगावाट। 250 मेगावाट के 8 प्लांट, 250 मेगावाट के 8 प्लांट इसमें लगाए गए हैं। सॉरी, जो मनोहर लाल जी हैं वो इसके मंत्री हैं, केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की कुल जो क्षमता है ये आपसे पूछी जा सकती है, और यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, और इसे रन ऑफ द रिवर योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसको माना जा रहा है, सुबनसिरी लोअर परियोजना, और रन ऑफ द रिवर योजना के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। इसमें छोटे छोटे तालाबों को भी शामिल किया गया है, और ये परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है ना। और उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा 116 मीटर ऊंचा, 116 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध, कंक्रीट ग्रेविटी बांध, ग्रेविटी डैम इसमें बनाया जा रहा है, ठीक है। और अब इसके कुछ एनवायरमेंट कंसर्न भी हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका से बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में किस प्राइवेट प्रजाति का आयात किया गया है, किस प्राइमेट प्रजाति, तो ये है आपका क्या, इसको क्या बोलते हैं, बन्नेरघट्टा जो जैविक उद्यान है उसमें आए हैं कैप्ड कैपलिन बंदर। क्या है, कैप्ड कैपलिन बंदर, ठीक है। और ये 8, इनकी जो संख्या है वो क्या है, 8 ब्लैक कैप्ड कैपलिन बंदरों का आयात किया गया है, इनकी संख्या 8 है, और इनका वैज्ञानिक नाम है सापाजस अपेला। जो ये 8 बंदर है इनका नाम है, वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो ये सापाजस अपेला है, जो ब्लैक कैप्ड कैपलिन बंदर है, और ये मूल रूप से
साउथ अमेरिका के निवासी हैं और कहाँ लाए गए हैं? वन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। 1971 में यह स्थापित हुआ था। भारत का पहला तितली पार्क, ये भी पूछा गया है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। भारत का पहला तितली पार्क वानेरघट्टा जैविक उद्यान, इसी को माना जाता है। इसमें जो 8 लाए गए हैं, इसमें 4 जो है वो मेल हैं और 4 जो है वो फीमेल हैं। कोई भी लैंगिक असमानता यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये लोग उतरे अपना आके और इनका स्वागत किया गया और फिर बेंगलुरु के बाद में यहाँ वहाँ से सीधे वन्नेरघट्टा भाई पहुंच गए ये, और अपनी उच्च बुद्धिमत्ता और औजारों के उपयोग की क्षमता के लिए इनको जाना जाता है। कैप्लिन बंदर औजार चला लेते हैं, इनकी जो बुद्धि होती है वो बड़ी तीव्र होती है, तो आप इनको हल्के में मत लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा। अभी इनको क्वारंटाइन किया गया है क्योंकि बाहर से आए हैं, उसके बाद इनको रखा जाएगा वहां। भारत में हाथियों की स्थिति 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा हाथी कहां पर पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 2017 में जो हाथी थे 27,312, उससे 18% अभी कम हाथी पाए गए हैं और पहली बार डीएनए आधारित नई वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया गया है काउंटिंग में। डीएनए बेस्ड काउंटिंग पद्धति, काउंटिंग सिस्टम अभी यूज किया गया है और 22,446 हाथियों का 22,446 एलिफेंट का अनुमान अभी लगाया गया है। और इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हाथी हैं वो कहां पाए गए? तो यह है कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी हैं। कर्नाटक के बाद में आपका असम आता है, असम के बाद में तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के बाद में फिर केरला आ रहा है और केरला के बाद में एक स्थान और याद करिए और वह है उत्तराखंड। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी हैं 6,013, उसके बाद में 4,159 हाथी असम में है और तमिलनाडु में आपके 3,136 हाथी हैं। ठीक है, तो ये 6,013 हाथी कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। भारत में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया था और हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, ये भी आप जानते ही होंगे। अगर जान रहे हैं तो रिवीजन आप कर लीजिए। और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया। अच्छा, वैसे क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाथी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, जहां पर हाथियों की संख्या लगभग 11,934 है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं, ब्रह्मपुत्र का जो बाढ़ का मैदान है, वहां पर हाथियों की संख्या है। तो पश्चिमी घाट और फिर आपको पूरब में जाना पड़ेगा, फिर शिवालिक पहाड़ियों में आप आएंगे और फिर मध्य भारत और पूर्वी घाट में पाया जाता है। अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष चालू हुआ था? ठीक है, कारण यह है कि अभी मैत्री सेकंड की बात हो रही है, मैत्री सेकंड स्टेशन बनाए जाने की यहां पर योजना है। भारत सरकार ने अपना एक नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की बात यहां पर की है। अब आप ये बताइए कि सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री कब बनाया गया था? तो ये 1983 में बनाया गया था, 1983 में बनाया गया था। 2012 में भारती बनाया गया था और मैत्री जो है ये 1989 में बनाया गया था। तो ये दोनों, भारती 2012 और मैत्री 1989, ये 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं। ये निष्क्रिय हो चुका है दक्षिण गंगोत्री वाला। अभी मैत्री सेकंड अनुसंधान केंद्र बनेगा, 2029 से 32 तक ये शुरू होने की योजना बनाई गई है और गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इन अभियानों का प्रबंधन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, और एक अंटार्कटिका संधि है जो कि 1959 की है, 1959 की है, और एक मैड्रिड प्रोटोकॉल है जो 1991 का है। ये दोनों याद रखिएगा। और एक है अंटार्कटिका समुद्री जीव संपदा संरक्षण पर अभिसमय, ये 1982 का है। लेकिन जो प्रश्न आपके बनेंगे वो सबसे ज्यादा यहीं से बनने की संभावना है, यहीं से आपके सवाल बनेंगे। एक अंटार्कटिका संधि है जो मैंने आपको अभी बताया और वो है 1959 की। तो 1959 की जो अंटार्कटिका संधि है, ट्रीटी है, इसमें सदस्य देशों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें कितने सदस्य हैं। तो इसमें 54 मेंबर्स हैं, इसमें जो मेंबर्स हैं वो 54 मेंबर्स हैं। और भारत भी इसका 1983, जब 1983 में पहला इसने दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था, तभी से ये सदस्य है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, भाई इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। शांति अधिनियम 2025 के तहत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अधिकतम कितनी प्रत्यक्ष विदेश निवेश, एफडीआई, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट सीमा की अनुमति दी गई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको बोल रहे हैं शांति। ये शांति है क्या? परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास पर एक अधिनियम बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए और यह है 49%।
शांति अधिनियम 2025 के तहत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। यह अधिनियम निजी कंपनियों को सिविल परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रवेश की अनुमति देता है। सिविल, ये शब्द याद रखिएगा, डिफेंस में नहीं, सिविल परमाणु ऊर्जा, बिजली बनाने का जो काम है, अनुसंधान का जो काम है वो। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा, अब भारत के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो सबसे जो अचीव करना भारत चाह रहा है ना, कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति, उसमें सोलर एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है ना। तो भारत ने 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। किस चीज का लक्ष्य रखा है, जरा ये कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपका जो ये सस्टेनेबल हार्निंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो बिल है, ये शांति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी को शांति बोल रहे हैं ना। तो ये शांति बिल को मंजूरी कब दी गई, तो ये 12 दिसंबर 2025 को इसकी मंजूरी ये दी गई है। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। संसद द्वारा पारित शांति अधिनियम, ये आपसे डेट पूछी जा सकती है किस स्थिति में, तो 12/12/2025, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट था। दिसंबर 2025 में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत और रूस के बीच में ये लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 दिसंबर 2025 को रूस के जो राष्ट्रपति हैं श्री व्लादिमीर पुतिन जी, वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे, और इन दोनों के बीच में 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में जो भी मतलब द्विपक्षीय संबंधों में सैन्य और रक्षा संबंधी जो भी बातचीत हुई है, उस पर सवाल आपसे बनेंगे। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, ये 100 अरब डॉलर की बात की गई है। 2030 तक 100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार ये अर्जित करना है, मतलब ये लक्ष्य रखा गया है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते को अपनाने की घोषणा की है, ठीक है। ये जो बैठक हुई थी, बैठक में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था, 16 एग्रीमेंट हुए थे, 16 एग्रीमेंट हुए थे, और इसमें 4 डिक्लेरेशन हुए थे, 4 डिक्लेरेशन हुए थे, ठीक है। 4 डिक्लेरेशन, 4 घोषणाएं हुई थी और 16 समझौते हुए थे, है ना। भारत को निर्बाध तेल आपूर्ति का आश्वासन भी व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा दिया गया था कि हम आबाद आपूर्ति करते रहेंगे, ठीक है। तो एक होता है ना कि जैसे अमेरिका के साथ इस समय जो संबंधों की बात की जाए, तो अमेरिका के साथ संबंध हमारे उतने अच्छे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। तो तेल और ऊर्जा की आपूर्ति तो हमको चाहिए ही, तो रसिया इस समय हमारे साथ खड़ा है, ऐसा इन्होंने कहा। भारत और रूस के बीच S-400 वायु रक्षा प्रणाली और ब्रह्मोस मिसाइल प्रमुख रक्षा सहयोग के उदाहरण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए S-400 कहां से, तो रसिया से। ब्रह्मोस आप जानते हैं, यहाँ की ब्रह्मपुत्र, वहां की मस्कोवा। दोनों देशों ने पारस्परिक आधार पर 30 दिनों का निःशुल्क ई पर्यटन वीजा, जो ई पर्यटक वीजा है, उसको प्रदान करने पर भी सहमति इसमें व्यक्त की थी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, ध्रुवीय जल क्षेत्र में, ये सब समझौते हुए हैं। इस पर बातचीत चलती ही रहती है। माल और वाहनों के आगमन पूर्व सूचना के आदान प्रदान में भी बहुत सारे समझौते हुए हैं। विश्वविद्यालय को लेकर देखा जाए तो मुंबई विश्वविद्यालय, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी और लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट विश्वविद्यालय, ये आपस में, और साथ में रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की जो संयुक्त स्टॉक कंपनी प्रबंधन कंपनी जो है, उसके बीच में सहयोग की बात की गई है। यहां से इतना माइन्यूट लेवल पर जाके सवाल नहीं बनेगा। ऐसे ही प्रसार भारती भारत और संयुक्त स्टॉक कंपनी गजप्रोम मीडिया होल्डिंग, ये रूसी कंपनी है, इसके बीच में बातचीत की गई है। और बाकी ब्रिक्स में ये दोनों लोग साथ में है ही है, तो आप जानते ही हैं, उसका अपना एक महत्व है। रूसी पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की जो बात की है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल होने के लिए जो रूपरेखा समझौते को अपनाने की घोषणा की है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बीमा संशोधन विधेयक 2025 भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है ना। अच्छा, रसिया वाले में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैंने S-400 बताया, इसके अलावा जो SU, ये सुकोई वाली जो सीरीज है ना,
30MKI, ऐसे ही आपका SU-57, ये भी रसिया से ही है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत, तो अब ये कर दिया गया है 100%। क्या कर दिया गया है? 100%। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, बीमा संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर अब 100% करने का प्रस्ताव रखा गया है। और इसका मुख्य लक्ष्य 2047 तक सभी के लिए बीमा, इंश्योरेंस फॉर ऑल, इस उद्देश्य से इसको किया गया है। भारत में बीमा क्षेत्र का जो नियामक है वो IRDAI, जिसको इरडा के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय कई बार आपसे पूछा जाता है ना, तो यह है हैदराबाद। इसका मुख्यालय क्या है? हैदराबाद। तो सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक 2025 अभी ये आया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक सभी के लिए बीमा की उपलब्धता करा दी जाए। और यह विधेयक बीमा अधिनियम 1938, LIC अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम इरडा 1999, इन सब में यह संशोधन करता है। ठीक है, तो FDI की सीमा पहले 26% थी, फिर उसको बढ़ाकर 49% किया गया था। 2021 में उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया था, और वर्तमान समय में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित निरसन और संशोधन विधेयक 2025 के तहत कितने पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त या संशोधित किया जा रहा है? तो ये जो संशोधन हुआ है वो 71 कानूनों को लेकर हुआ है। कितने? 71 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त या संशोधित करने की बात इसमें की गई है। 71 अधिनियमों में से 65 संशोधन अधिनियम है। 2014 से अब तक भारत सरकार 1577 पुराने कानूनों को या तो निरस्त कर चुकी है या संशोधित कर चुकी है। आप सोचिए, यहां पर जब ऑप्शन आया 1577 तो मुझे भी लगा रहे इतने, 14 से लेके अब तक 1577 हो चुके हैं। बाकी अभी जो दिसंबर 2025 में किए गए हैं वो 71 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 पुराने कानूनों की निरंतरता और उनके अनुकूलन से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे कानून मंत्री वर्तमान समय में अर्जुन मेघवाल हैं। तो अर्जुन मेघवाल ने कहा कि ये जो मतलब विधेयक लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे कानूनों को हटा दिया जाए जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, उनकी रिलेवेंसी नहीं रह गई है। ठीक है, तो इसमें जैसे भारतीय ट्रामवे अधिनियम है, लेवी चीन मूल्य अधिनियम है, बहुत सारे ऐसे, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड अधिनियम है। तो ऐसे 71 अधिनियम थे जिनको हटा दिया गया है। तो आप ये करंट अफेयर इस तरीके से लेके चलिए कि आपको किताब से ढूंढने में और याद रखने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्रयास हमारा है। आप इस तरीके से इसको लेके चलिए कि इसको देखने के बाद में फिर आपको अलग इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसको देखने के बाद थोड़ा बहुत आपने नोट कर लिया, 2-3 बार वीडियो देख ली, स्पीड एक बार ऐसे नॉर्मली देख लिया, फिर स्पीड बढ़ा के देख लिया, तो आपका सब तैयार हो जाएगा। तो एक एपिसोड ये हमारा हो गया। ऐसे नेक्स्ट एपिसोड 3 आएंगे, हमारा राष्ट्रीय पूरा हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे हम फटाफट आगे करते चलेंगे। लेकिन आप मान लीजिए कि ये आपका याद रखने का इससे अच्छा तरीका और दूसरा मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता है। तो इसमें आप अपने विचार दीजिए, और मैंने जो सवाल पूछे हैं बीच बीच में वो बताइए। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आपको हो तो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।